हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे न्यू वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्रैड अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ क्लर्क के पेपर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। आज उसी पेपर के जो आगे हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करेंगे। जैसा कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है देखने, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पंजाब के जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं, जैसे आपका पीपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, पी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी पटवारी का हो गया, आपका जितने भी एग्जाम्स वगैरह निकलते हैं, चंडीगढ़ के एग्जाम्स हो गए, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर जो मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ के जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, तो वो सारे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मुझे शायद लगता है कि 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाने को भी दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा, पिछले क्लास में आप लोगों ने उसका कमेंट करके आंसर भी बताया होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं बना पाया है तो फिर मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हम क्लास में भी करवाते हैं और इस कंसेप्ट का हम नाम देते हैं क्लास के अंदर पार्ट रीपेमेंट। ठीक है, जो बच्चों ने मेरी वीडियो क्लासेस अगर पहले से लगा रखी हैं तो वो जानते होंगे, मैं एक टाइप करवाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, वो टाइप का नाम होता है पार्ट रीपेमेंट। और पार्ट रीपेमेंट के अंदर हमने ये जो क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने बच्चों को वहां पर सिखाया। चलिए देखिए कैसे करना है कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत। देखो, आपको थोड़ा सा कंपाउंडर्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए भी, कंपाउंडर्स में कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो थोड़ी नॉलेज आपको रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मैन ने बोरो के 4,000 रुपए उधार लिए 15% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल पे वो क्या करता है, वो 1,500 रुपए वापस कर देता है। हाउ मच एडिशनल अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में वो कितना एडिशनल अमाउंट पे करे टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, कि उसे सारे ड्यूज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना 3 साल का जो हमारा डायग्राम होता है ना, 3 साल का जो कंपाउंड ट्री स्ट्रक्चर, उम्मीद है ये सभी बच्चों ने सीखा हुआ होगा। ठीक है, ए और यहाँ पर भी आता है ए, यहाँ पे आपका बी 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 और यहाँ पर आपको क्या आता है, सी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले ना 4,000 रुपये उधार लिया है। ठीक है, 4,000 रुपये हमने उधार लिए। अब 4,000 को मैं इस बार टॉप पे नहीं लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल की जगह पे नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो भी पता चलेगा आपको। मैंने आप सिंपली आप मान के चलो कि आपने किससे 4,000 रुपये उधार लिए। अब 4,000 पे वो कितना परसेंट रेट लगाएगा, 15%। ठीक है, तो 4,000 का 15% कितना होता है, 600 रुपये। 4,000 का 15% इंटरेस्ट वो लगाएगा। ठीक है, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है, 600 रुपीज। ठीक है, तो 600 रुपये आपके पास यहाँ पर आएंगे जो आपने इंटरेस्ट पे करना है उसको। ठीक है, अब जैसे ही पहला साल खत्म होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक रुपीज 1,500। पहला साल खत्म होते ही वो 1,500 रुपये क्या कर देता है, वापस कर देता है। तो देखो भी पहले मेरे को उधार 4,000 था, अब मैंने पहला साल जैसे ही खत्म हुआ मैंने उसको 1,500 रुपये वापस कर दिए। तो जब मैंने 1,500 रुपये वापस कर दिए तो नेक्स्ट ईयर वो 4,000 पे इंटरेस्ट तो नहीं लगा सकता, तो 4,000 में से उसको 1,500 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो वो इंटरेस्ट लगाएगा ना, वो किसके ऊपर लगाएगा, 2,500 के ऊपर। तो अब जो इंटरेस्ट लगना है ना वो 2,500 के ऊपर लगना है, तो 2,500 का 15%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 375। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर आपको ताकि समझ में आता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, पहले 4,000 रुपये 15% लगा 600, फिर उसके बाद 4,000 में से हमने 1,500 रुपये पहले साल के एंड में वापस कर दिए। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 2,500 के ऊपर लग रहा है, तो 2,500 का 15% कितना हो गया, 375। इंटरेस्ट के ऊपर तो इंटरेस्ट चलता ही रहेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमारा चलता रहेगा। 600 का 15%, 15 6 90, सीधा लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के बता रहा हूँ कि हम 600 का 15% कर रहे हैं। 600 का हम 15% कर रहे हैं, तो 15 6 कितना हो गया, 90। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड ईयर खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेड बाय रुपीज 1,500। सेकंड ईयर खत्म होते ही उसने 1,500 रुपये फिर वापस कर दिए, तो 2,500 में से 1,500 फिर वापस कर दिए। तो जो लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगना है ना, लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगना है वो किसके ऊपर लगना है, 1,000 के ऊपर लगना है। तो 1,000 का 15%, 150। ये तो लिखने की जरूरत नहीं ना, सीधे लिख दो ना कि 1,000 का 15% कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, तो 150 यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता रहेगा। ये वाला जो बी है ना वो कहाँ से आता है, पहले वाले ए से आता है। तो 600 का फिर से 15% आएगा, यहाँ पर आपको फिर से कितना मिल गया, 90 मिल गया। ठीक है, ये वाला जो बी है ना वो 375 के ऊपर आता है, तो 375 का 15%, 375 का 15%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 5625 बन रहा है, तो पॉइंट लगा देंगे 56.25, 56.25। ठीक है, और फिर 90 का 15%, 90 का 15%,
15 9 जा 135 होता है, नीचे एक जीरो है तो 13.5 आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 13.5। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा टोटल इंटरेस्ट बना, जो कि मुझे उसको एक तो पे करना है। ठीक है, एक तो सारा का सारा इंटरेस्ट पे करना है, देखो ये सारा इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारा इंटरेस्ट ऐड कर लो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास बन रहा है 1374.75। ठीक है, तो ये सारा मुझे कंपाउंडर्स पे करना है 1374.75, ये कंपाउंड्स बना। तो आप देखो 4000 में से 1500 आपने एक बार वापस किए, फिर 1500 आपने एक बार वापस किए, तो 1500 आपने 3000 रुपये वापस कर दिए, लेकिन जो 1000 रुपये है ये तो वापस नहीं किए ना अभी, तो 1000 रुपये आपके ये भी हैं, तो 1000 आपका ये भी है, तो टोटल कितना हो गया 2374.75। अब एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में देखो अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि हाउ मच अमाउंट शुड ही पे, देखो अगर ये मैं वर्ड काट दूं, एडिशनल वर्ड काट दूं, हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, तो आपका आंसर होता कि उसको सारे के सारे 3 साल के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे 2374.75। लेकिन वो पूछा कि एडिशनल अमाउंट कितना देना पड़ा, तो वहां से हम क्या करेंगे कि 1500 रुपये और कम कर देंगे, एक इंस्टॉलमेंट और निकाल दो। ठीक है, 1500 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट आप और निकाल दो, तो 0.75 4 ये 7 13 में से 5 गए 8 874.75, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। हाँ जी, समझ पाए इस क्वेश्चन को? नहीं समझ पाए तो अब दोबारा देखेंगे सारा, क्योंकि अब स्ट्रक्चर आपके सामने है, अब आपने सिर्फ समझने के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, नोट करने के बाद अब आप इसको समझ लो ध्यान से। ठीक है, हमारे पास 3 साल का स्ट्रक्चर था, तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, थोड़ा ये पता होना चाहिए कंपाउंडर्स में स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ए और ए, ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है जो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ एक बी आता है, यहाँ 2 बी आते हैं, और यहाँ पे क्या आता है एक सी आता है। तो यहाँ पे हमने 4000 रुपए के ऊपर हमने 15% लगाया, तो 600 रुपये बन गए, तो 600 रुपये इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ गया। पहले साल के एंड में हमने 1500 रुपये पेमेंट वापस की है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक ₹1500, तो 4000 में से 1500 वापस कर दिए, तो बचे कितने 2500। अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगना है वो 2500 रुपये के ऊपर लगना है, तो 2500 रुपये के ऊपर 15% लगाया, कितना आ गया 375। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता रहेगा, 600 रुपये के ऊपर 15%, अगले साल कितने होंगे 90 रुपये, तो 90 रुपीज आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में फिर से 1500 वापस कर दिए, तो 2500 में से 1500 वापस कर दिए, तो बच्चे कितने 1000, तो 1000 के ऊपर 15% लगाया 150 आ गया। ठीक है, ये वाला जो बी वाली वैल्यू है वो फर्स्ट वाले ए से आती है, तो 600 का 15% फिर से कितना आएगा यहाँ पे 90। ये वाला बी जो है ना इस 375 के ऊपर आता है, 375 15% 56.25 ये हो गया, और ये वाला सी इस बी के ऊपर आता है, तो 90 का 15% कितना होगा 13.5। तो टोटल जो मुझे कंपाउंड जो मुझे पेमेंट करनी है उस पर्सन को वो 1374.75 है। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट है। अब देखो कुछ जो कहते हैं ना, जो मूल भी तो बचा हुआ था ना, ओरिजिनल अमाउंट में से भी कुछ बचा हुआ था। आपने 4000 रुपये उधार लिए थे, 1500 एक बार यहाँ दिए, 1500 एक बार यहाँ दिए, तो 3000 रुपये आपने दिए, तो 1000 रुपये तो पेंडिंग थे ना वो भी, तो 1000 रुपये ये भी पेंडिंग थे, तो प्लस 1000 करो, तो टोटल पेमेंट जो आपको करनी है ना वो 2374.75 की पेमेंट करनी है, इतने रुपए आपको देने हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ एडिशनल वर्ड ना लिखा होता ना, कि सिर्फ वो ये पूछता कि तीसरे साल के एंड में आप कितनी पेमेंट कर दो कि आपके सारे ड्यूज क्लियर हो जाएं, तो तीसरे साल के एंड में मैं 2374.75 पेमेंट करता, सारे ड्यूज क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एडिशनल पूछा है मतलब इंस्टॉलमेंट देने के बाद। ठीक है, तो 1500 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट और उसमें से माइनस कर दो, तो एडिशनल जो पैसा बच गया वो कितना बच गया 874.75। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, जो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अब देखो मैंने पहले भी समझाया था, हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ना कोई नए चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले पीछे कंपाउंड का क्वेश्चन किया, अब ये जो हमारा ट्रेन जो चैप्टर होता है ना जिसके अंदर रेसिस वाले हमने क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में करवाया जा चुका है। जो बच्चे क्लासेस लगाते हैं, जिन्होंने अगर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लगाए होंगे, तो ये सेम टू सेम इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है, देखिए 200 मीटर की एक रेस हो रही है, एक मिनट में देख लेता हूँ कि आप लोगों को चीजें विजिबल हैं ठीक से। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही से आ रहा है। 200 मीटर की रेस में ए जो है ना बी को बीट कर सकता है 31 मीटर से, और सी को बीट कर सकता है 18 मीटर से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए ए बी सी, यहाँ पे जो हमारी रेस हो रही है
उसमें कितने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया उसकी हमने बात करनी है। 200 मीटर की रेस में देखो ए ने पूरा 200 मीटर कवर किया होगा, क्योंकि ए जो है ना बी को बीट करता है 31 मीटर से। तो मतलब अगर ए ने 200 मीटर कवर किया होगा ना, उतनी देर में बी ने सिर्फ 169 मीटर कवर किया होगा, क्योंकि वो इसको 31 मीटर से हरा रहा है। और सी को वो बीट करता है कितने से, 18 मीटर से। मतलब अगर ये 200 मीटर गया होगा ना, तो वो कितना गया, 182 मीटर गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब ए पूरा 200 मीटर कवर कर लेता है, उतनी देर में बी 169 कवर कर पाता है, उतनी देर में सी कितना कवर कर पाता है, 182 कवर कर पाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमसे पूछा किसके बारे में गया है। हमसे पूछा गया कि इन रेस ऑफ 350 मीटर, 350 मीटर की रेस में सी जो है वो बी को कितने से डिफीट करेगा, सी जो है वो बी को कितने से डिफीट करेगा। तो अब आपने यहाँ पे सिर्फ बी और सी पे ध्यान देना है, आपने यहाँ पे सिर्फ बी और सी पे ध्यान देना है। देखो जब 200 मीटर पे ए वहां पे खड़ा था, तब बी 169 पे खड़ा था, और सी कहाँ पे खड़ा था, 182 मीटर पे खड़ा था। मतलब अगर मैं सिर्फ बी और सी को देखूं, तो 182 मीटर की रेस में ये इसको हरा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 169 जा रहा है। तो कितने मीटर से, कितना डिफरेंस इनमें, 13 मीटर का। मतलब अगर मैं कहें कि 182 मीटर की रेस में जो सी है ना, वो बी को 13 मीटर से हरा देता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाग रहे थे, वो 182 पे पहुंच गया, ये 169 पे ही बैठा है, तो ये 13 मीटर क्या है, इससे पीछे है। तो 182 मीटर की रेस में ये इसको 13 मीटर से हरा देता है। एक मीटर की रेस में, एक मीटर की रेस में कितने से हराएगा, 13 डिवाइड बाय 182। और हमने कितने मीटर की रेस करानी है, 350 मीटर की रेस में, 350 मीटर की रेस में कितने से डिफीट करेगा, मल्टीप्लाई बाय 350। 13 के टेबल में काट दो भाई, 13 वन 13, 13 फोर 52। 14 के टेबल में काटो, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 25 मीटर। तो 25 मीटर हमारा आंसर है। हाँ जी बताइए, समझ में आया। दोबारा एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो 200 मीटर की रेस लगी, ए ने बी को हराया 31 मीटर से। ठीक है, तो इसका मतलब बी जो है ना 169 मीटर पे है। ठीक है, 31 मीटर पीछे हो गया ना इससे। ए ने सी को डिफीट किया कितने से, 18 मीटर से। ठीक है, तो मतलब वो 18 मीटर पीछे हो गया 182। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, हमसे बी और सी की बात की गई, हमसे एक ही बात ही नहीं की गई। ठीक है, तो उसने पूछा कि 350 मीटर की रेस लगाई जाए सी की और बी की, तो सी बी को कितने मीटर से हरा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बी और सी को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए कि 182 मीटर की अगर हम रेस लगाते हैं, तो जो सी है ना वो बी को 13 मीटर से हरा देता है, क्योंकि ये कितने मीटर पीछे रह गया, ये 13 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, तो 182 मीटर की रेस में 13 मीटर से हराता है, तो 1 मीटर की रेस में 13 बाय 182 से, तो 350 मीटर की रेस में कितने से डिफीट करेगा, 25 मीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाओ। ये तो डॉग कैट वाला, ठीक है, ये आपका टॉम एंड जेरी वाला, ये सेम ही क्वेश्चन बार बार चलते रहते हैं। पुलिस और थीफ वाला भी ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखो कैट, यहाँ पे लिखो डॉग। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखे होंगे ना क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आपने देखा होगा इसी में एक आता है पुलिस और थीफ। पुलिस इतने स्टेप लेता है तो थीफ इतने स्टेप लेता है। एक आता है क्वेश्चन टॉम एंड जेरी का, टॉम इतने स्टेप्स लेता है तो जेरी इतने स्टेप्स लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका कैट और डॉग का। लीप्स का मतलब जंप कह लो, लीप्स का मतलब स्टेप्स कह लो। ठीक है, लीप्स का मतलब जंप या स्टेप्स, आप कुछ भी कह सकते हो कि जितनी देर में वो इतने स्टेप्स लेता है, उतनी देर में वो कितने स्टेप लेता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, जैसे कैट और डॉग है, कैट की इंफॉर्मेशन को कैट के नीचे लिख दो, डॉग की इंफॉर्मेशन को डॉग के नीचे लिख दो। ठीक है, देखो अ कैट टेक्स 5 लीव्स, तो आप 5 इसके नीचे लिख दो। फॉर एवरी 4 लीव्स ऑफ अ डॉग, तो लीव्स फॉर डॉग के कितने हैं, 4 है, वो लिख दिया। बट 3 लीव्स ऑफ द डॉग, डॉग की इंफॉर्मेशन डॉग के नीचे लिखनी है। 3 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ द कैट, वो 4 लीव्स ऑफ द कैट के इक्वल है। ठीक है, ये काम करने के बाद कैट की इंफॉर्मेशन कैट के नीचे, डॉग की इंफॉर्मेशन डॉग के नीचे। ठीक है, फिर आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3 5 15, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 16। तो कैट और डॉग की हमारी रेशियो क्या होगी, 15:16। बात समझ पाए। ठीक है, कैट की इंफॉर्मेशन लिखी कैट के नीचे, डॉग की इंफॉर्मेशन डॉग के नीचे लिखी,
फिर यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15 और 4 4 16, तो कैट और डॉग की आपके पास रेशियो आ जाएगी, स्पीड की रेशियो 15:16। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, कैट डॉग, जैसे मैं बोला गया कि अ कैट टेक्स 5 स्टेप्स फॉर एवरी 4 स्टेप्स ऑफ अ डॉग। लीप को मैं स्टेप्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इजी रहता है, आसान रहता है। जितनी देर में ये 5 स्टेप लेता है उतनी देर में वो कितने स्टेप लेता है, 4 स्टेप, ठीक है। 5 स्टेप कैट के किसके बराबर है, जितनी देर में, मतलब टाइम, जितनी देर में कैट जो है 5 स्टेप ले रही है उतनी देर में डॉग कितने स्टेप ले रहा है, 4 स्टेप ले रहा है, ठीक है। बट 3 लीप्स ऑफ द डॉग, ठीक है, जो डॉग के 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 4 स्टेप्स ऑफ द कैट। 3 स्टेप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 4 स्टेप्स ऑफ द कैट। तो यहाँ से 1 स्टेप ऑफ डॉग की वैल्यू निकाल लो। 1 स्टेप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, 4/3 स्टेप्स ऑफ कैट, ठीक है। तो 1 स्टेप ऑफ डॉग की वैल्यू को हम पुट करेंगे 4 इंटू 4/3 कैट, ठीक है। कैट से कैट काट दो, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 15 और यहाँ पे कितना हो गया 16। तो रेशियो हमारे पास बन गई 15:16, ठीक है। समझ में आया। दोबारा देखें एक बारी। मैंने कहा कि आपके पास क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, जब आप कोई प्रीवियस पेपर क्वेश्चन वगैरह करते हो तो उसमें आपको पुलिस थीफ वाला क्वेश्चन दिखे, ठीक है, आपको टॉम एंड जेरी वाला क्वेश्चन दिखे, जितनी देर में टॉम इतने स्टेप लेता है जेरी इतने स्टेप लेता है, कैट डॉग वाला क्वेश्चन दिखे, वुल्फ रैबिट वाला, वुल्फ रैबिट के पीछे भाग रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके सेम है। इसमें ये इसके जो इतने स्टेप्स हैं उसके इतने स्टेप्स के बराबर है। आपने करना क्या, कैट लिखा, डॉग लिखा, कैट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैट के नीचे लिख दो, डॉग की इन्फॉर्मेशन डॉग के नीचे लिख दो, ठीक है। फिर हमने कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15, 4 4 16, ये आंसर आ गया। कोई बच्चा पूरा सॉल्व करना चाहता है, पूरा सॉल्व करने का तरीका ये है, जितनी देर में कैट जो है वो 5 स्टेप ले रही है उतनी देर में डॉग कितने स्टेप ले रहा है, 4 स्टेप ले रहा है। बट 3 स्टेप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 4 स्टेप्स ऑफ द कैट। तो 1 स्टेप ऑफ डॉग की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ कैट, तो 1 स्टेप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4/3 ऑफ कैट। तो यहाँ पर मैंने डॉग की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 4/3 ऑफ कैट। कैट से कैट कट गया, 3 तक मल्टीप्लाई होगा, 15:16 हमारा आंसर, ठीक है जी, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। ये एक मीडियन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मीडियन क्या चीज होती है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, मीडियन होता क्या है, पहले आपको मीडियन के बारे में पता तो होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखे 5 नंबर लिखे मैंने कोई भी, जैसे 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 हो गए, तो 6 वाला भी बताना ही है, ठीक है, पहले 5 वाला, ठीक है। काउंटिंग में टर्म्स हमारे पास कितनी है, 5 टर्म्स हैं। काउंटिंग में टर्म्स 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म है। मीडियन क्या होता है, जो हमारे मिडिल टर्म होती है। सबसे पहले आपको ना असेंडिंग ऑर्डर में डाटा, पहला स्टेप क्या होता है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, डेटा को अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो चलो मैंने असेंडिंग में पहले से ले लिया, ठीक है, उसको हम अरेंज भी करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है। अब अगर आपकी टर्म्स जो है ना वो ऑड है, ठीक है, टर्म्स काउंटिंग में अगर आपके पास ऑड है तो जितनी भी टर्म्स हैं, तो मीडियन वाली टर्म कौन सी होगी, जितनी टर्म्स आपके पास हैं n+1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 5+1 डिवाइड बाय 2, तो मतलब यहाँ पे 5 टर्म थी ना, तो जो आपकी थर्ड टर्म है वो आपकी मीडियन है। तो यहाँ पे जो हमारी मीडियन है वो कितना आ जाएगा, 6 हमारी क्या होगी, इनकी मीडियन टर्म। इसी में अगर हमारे पास एक नंबर और आ जाए, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अब हमारे पास 6 टर्म्स हो गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप n+1 यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मिडल में जो 2 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, मिडल में जो हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं तो उनको डिवाइड बाय आपने क्या कर देना 2, 6 + 7 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और टर्म्स है आपके पास, तो जो आपने सीधा n+1 डिवाइड बाय 2 किया, 5+1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। काउंटिंग में अगर मतलब काउंटिंग में टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, आपको सीधा सीधा बीच में टर्म तो आ नहीं सकती, तो जो मिडिल में जो आपकी टर्म आ रही है ना उनको डिवाइड बाय आपने क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। चलिए, इसी में देखो हमने अब क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास 13 स्टूडेंट है, उसमें से 4 फेल हो गए, 13 स्टूडेंट में से 4 क्या हो गए, फेल हो गए। द मार्क्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स आपको दे रखे हैं। अब देखो जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो फेल हो गए हैं, उनके मार्क्स आपको नहीं दे रखे हैं। अब जो फेल वाले बच्चों के मार्क्स होंगे वो सक्सेसफुल वालों से तो कम ही होंगे ना। जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके मार्क्स तो सक्सेसफुल से क्या होंगे, कम होंगे। अब कुछ बच्चे ने इसका आंसर मार्क कर देते हैं डाटा इनएडिक्वेट,
यहाँ तो ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन अगर ऑप्शन डाटा नेटिविटी दे रखा हो तो बच्चे कुछ बच्चे मार्क कर देते हैं कि हमारे पास 13 बच्चे थे, 4 के बारे में बताया नहीं, कितने बच्चों के बारे में, 9 के बारे में बताया, ठीक है। तो बच्चे फिर वहाँ डाटा नेटिव लगाते हैं। लेकिन आपने ये समझना है कि 13 कैंडिडेट थे, 4 बच्चे फेल हो गए, बाकी 9 बच्चे पास हुए हैं, तो जो बच्चे फेल हुए उनके तो मार्क्स कम ही रहेंगे ना, ठीक है। मैंने फेल वाले बच्चे पहले ये लिख लिए, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे जो फेल हो गए, ठीक है। इनके मार्क्स कुछ भी हो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या क्या आएगा, 35, फिर 36, फिर 38 भी है, 38 भी है, फिर 40 है, फिर 41 है, 41 के बाद 57 है, फिर उसके बाद 61 है, और फिर कितना है, 71 है। कोई रह तो नहीं गया बीच में, 50 रह गया, देखा एक नंबर रह गया था 50 बीच में। 41 के बाद यहाँ पे चलो हटा ही देते हैं, 50 भी लिखना है। 41 के बाद हमने एक 50 भी लिखना था, 41 के बाद 50 भी था, फिर 57 है, फिर 61 है, फिर 71 है। काउंट कर लेते हैं 13 हुए कि नहीं। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना, ठीक है। हमने क्या सीधा ऑड टर्म्स है, 13 + 1 डिवाइड बाय 2, तो कौन सी है, 7th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7th टर्म हमारे पास कितनी आ रही है, 40, तो 40 हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमारे पास टोटल 13 बच्चे थे, ठीक है। तो 13 बच्चों में हमें देखना था कि 4 बच्चे तो फेल हो गए, तो फेल वालों के मार्क्स तो कम ही रहेंगे। हमें क्या करना होता है, मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है छोटे से बड़ा, तो ये फेल वाले तो छोटे ही रहेंगे ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, फिर 35 36 38 40 41 45, फिर अब आपके पास 13 स्टूडेंट है, और टर्म है, तो बीच में आपके पास ये टर्म रहेगी, तो बीच में जो हमारे पास टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 आ रही है, ठीक है। 40 हमारे बीच में आगे तो नहीं चला गया मैं, 1 2 3 4 5 6, ओहो एक टर्म आगे बढ़ गए भाई, 40 हटा दो, एक टर्म आगे चले गए हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आंसर हमारा 38 है, एक टर्म हम आगे चले गए थे, ठीक है। चलो जल्दी से हमने ध्यान दे दिया, हमें पता लग गया, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो 13 + 1 डिवाइड बाय, कौन सी टर्म आएगी, 7th टर्म, तो 1 2 3 4 टर्म ये थी, 5वीं 6वीं और ये 7वीं टर्म, तो हमारा आंसर कितना है, 38 है, ठीक है। तो बाकी देखो 3 और 3 6 टर्म उधर हो गई, और 3 और 3 6 टर्म आपकी इधर हो गई, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब देखो ये एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, डाइस हमने 3 टाइम्स थ्रो किया, एंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ 15, जो सम ऑफ 3 नंबर्स है वो ऑब्टेन किया, वो कितना है, 15 है, ठीक है। तीनों का टोटल मिलाकर, मतलब आपने एक डाइस को 3 बार फेंका, तो टोटल मिलाकर कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्रो, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे लिखना है थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्रो बीइंग 4, ठीक है, कि पहली थ्रो जो है ना उसके ऊपर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फर्स्ट थ्रो के ऊपर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है कि एक तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक तो हमें ढूंढने होता है कि हमारे फेवरेबल केस कितने हैं, ठीक है। एक हमें ढूंढने होता है हमारे टोटल केस कितने बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, ठीक है। तो अब टोटल 15 बन रहा हो, ठीक है, 3 नंबर्स का टोटल कितना बन रहा हो, 15 बन रहा हो, ठीक है। आपने कहा कि डाइस आपने थ्रो किया 3 टाइम्स एंड द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ 15, तो 15 जो है वो कितने तरीके से बन सकता है, ठीक है। मैं सारे तरीके आपको लिख के बताता हूँ। देखो जैसे 4 5 और 6 है, ठीक है, 15 बनाएगा, 4 और 5 9 और 6 कितना हो गया, 15, ठीक है। अब ये तीनों जब डिजिट्स अलग है ना, तो उसका मतलब 3 फैक्टोरियल वेज से बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 वेज, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसको मुझे लिख के भी दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 3 डिजिट्स है ना, तीनों अलग अलग है, तो इनको इंटरचेंज करके हमने लिखना है, तो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, तो उसको लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल वेज से। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। अब लेकिन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं 6 के 6 वेज लिख के दिखाऊंगा। जैसे 4 5 6, फिर लिखा 4 6 5, ठीक है। पहले 4 से स्टार्ट किया था, 5 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 5 4 6 और फिर लिख दो 5 6 4, ठीक है। अब 6 से स्टार्ट कर दो, 6 4 5 और 6 5 4, ठीक है। तो 6 तरीके तो ये हो गए कि जब मैंने एक नंबर लिया 4 5 6, नीचे तक दिख रहा है,
तो 6 केस तो मैंने आपको ये बना के दिखा दिए, जहां पर आपका जो टोटल है वो क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। मतलब 4, 5 और 6 इन 3 नंबर्स को यूज करके आपके पास 6 तरीके बन गए। ठीक है, एक आपके पास देखो 3, 6, 6, इससे भी 15 बनता है, 6, 6, 12 और 3, 15। तो ऐसे ही आप लिख दोगे 6, 3, 6, और आप लिख दोगे 6, 6 और 3। तो 3 केस आपके पास ये बन गए। और एक आखिरी केस 5, 5 और 5। तो मैंने आपको 10 के 10 केस लिख के दिखा दिए, 10 के 10 केस आपके पास ये बनते हैं। तो टोटल केस जो आपके पास बन रहा है वो कितने हैं, 10 है। टोटल केस आपके पास कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, जिससे आपका जो सम है वो 15 बन सकता है। इसके अलावा और कोई केस नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्रो बीइंग 4। पहली जो थ्रो है उसमें वो 4 होने चाहिए, मतलब पहले नंबर पे 4 आना चाहिए। देखो इसमें तो 4 नहीं आ रहा कहीं पे भी, इसमें भी 4 नहीं आ रहा, फर्स्ट थ्रो में 4 इस पे आ रहा है, देखो ये। ठीक है, फर्स्ट थ्रो पे 4 ही होना चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं, 2 ही केस हैं। तो फेवरेबल मेरे 2 केस हैं, टोटल कितने में से, 10 में से। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 1/5। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो हमें देखना था भी 15 जो टोटल है वो कैसे कैसे बन सकता है। तो 15 जो टोटल कैसे कैसे बन सकता है, तो वो मैंने सारे केस लिख दिए। ठीक है, तो सारे केस लिख दिए मैंने, तो हमारे पास ये 10 केस हैं। उसमें से हमें जो केस ढूंढना था, हमें वो वाले केस ढूंढने थे जिसके स्टार्टिंग में 4 आता हो, फर्स्ट थ्रो में 4 आना चाहिए। तो फर्स्ट थ्रो में 4 आने के सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं, तो 2 आपके फेवरेबल केस हैं। तो 2 डिवाइड बाय 10, हमारा आंसर कितना होगा, 1/5। क्लियर, चलिए। चलिए भी थोड़ा एडवर्टीजमेंट का हमारा वक्त हो गया। आप लोगों को पता भी होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि कौन सी कोचिंग चलती है, कौन सी क्लासेस चलती हैं, कैसे हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों की भी तो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स वगैरह में पूछते रहते हैं कि सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे क्लासेस लगा सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऑफलाइन कोचिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट जॉब, पंजाब, एचपी, हरियाणा। ठीक है, सारी ये चीज़ें हम आपको करवाते हैं। ठीक है, डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होती हैं, 4 से 5 महीने आपका ड्यूरेशन होता है कोचिंग का। सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट आपके एवरी वीक होते हैं, तो मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। ऑल वीडियो कोर्स एक्सेस जो देते हैं वो हम फ्री देते हैं। वीडियो कोर्स एक्सेस मिलता है, वो फ्री मिलता है बच्चों को। लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलता है टिल सिलेक्शन तक। तो इसके रिगार्डिंग आप और इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आप ब्राइट एकेडमी के इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है, चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है। इसके अलावा चंडीगढ़ से अगर कोई दूर अगर बच्चा रहता है तो वो हमारे अदर सेंटर्स के ऊपर, अदर सेंटर देखो हमारे पास चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर और गुरदासपुर, यहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं तो वो चाहते हैं कि सर हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो वो मोहाली सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका फेज 7 में है। ठीक है, फेज 7 में है, याद रखना। फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, मोहाली में फेज 7 में। कोई बच्चा वीडियो कोर्स अगर लेना चाहता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कोर्स भी आपको हर एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा, फुल सिलेबस कवर होगी उसमें। 500 प्लस वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो। फ्री आपके लिए क्विज और मॉक टेस्ट वगैरह उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और एक वीडियो को आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो। वैलिडिटी आपको इसमें पूरे 1 साल की मिलेगी, और एप्लीकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, इसकी भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब कुछ बच्चे वीडियो भी नहीं लेना चाहते, ऑफलाइन भी नहीं आना चाहते, वो खुद सेल्फ स्टडी से नोट से पढ़ के करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट जॉब, तो सारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन में फ्री मिलेंगे। जो प्राइस रहेगा नोट्स का वो कितना रहेगा, 4000। इसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी सारी मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। देखो ये ना आपको चार्ट जो है ना आपको डिग्री में दे रखा है। फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन, अज्यूमिंग दैट टोटल मार्क्स कितने हैं, 540 हैं। ठीक है, वीडियो वाले क्वेश्चंस में ना पिछले जो हमने 2 साल से 3 साल से पहले बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ये सेम क्वेश्चन डाला हुआ था, और पेपर के अंदर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आ जाता उठा के। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन
ये भी आपका क्वेश्चन भी सीक्वेंस में सेम, ऑप्शन भी सेम, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पे देखो जो मैथ है ना, ये मैथ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश में 55 डिग्री है। ये हिंदी है, हिंदी में 70 डिग्री है। ये साइंस है, साइंस में 80 डिग्री है, साइंस है। ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस में यहाँ 65 डिग्री है। ठीक है, ये नोट कर लेना पहले तो। देख लेता हूँ मैं आपको कितना विजिबल हो। ठीक है, जो मैंने लिखा है उस पर आप ध्यान देना, वो जो है ना उस पार्ट पे आप देखना। डिग्री वाला कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को भी, हम डिग्री से हम परसेंटेज में और डिग्री से हम वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ आपको भी। वो कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस में हमें कितने कितने यहाँ पे मिल रहे हैं। देखो इंग्लिश में हमारे पास है 55, ठीक है, साइंस में हमारे पास है 80, हो गया 135, और सोशल साइंस में कितने हैं 65 है। 135 प्लस 65 कितना हो गया 200 डिग्री। इन तीनों का मिलाकर हो गया 200 डिग्री। वो कह रहा है कि ये कितना एक्सीड करता है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और मैथमेटिक्स से वो कितना एक्सीड कर रहा है, तो 90 प्लस 70 कितना हो गया 160। ठीक है, तो ये इससे कितना एक्सीड कर रहा है 40 डिग्री। ये क्या करता है, इनसे एक्सीड करता है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे डिग्री की फॉर्म में पूछता तो मैं बता देता भाई इन तीनों का जो टोटल है वो हिंदी और मैथ के टोटल से 40 डिग्री एक्सीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछी गई है किसमें पूछी गई है, परसेंटेज में पूछी गई है। ठीक है, अब देखो जो 40 डिग्री एरिया है एक सर्कल में, जो टोटल डिग्री है वो कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री। ये जो 40 डिग्री आपके पास बना वो टोटल कितने डिग्री में से बना 360 डिग्री में। लेकिन आंसर आपको चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आंसर चाहिए तो जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। 49 जा 1/9 कितना होता है 11.11%। ठीक है, तो 11.11% हमारा आंसर। बात समझ पाए, देखो हमने कैसे किया। हमने देखे जो हमने मार्क्स कोड किए इंग्लिश, साइंस, सोशल टाइम में, ये आपको डिग्री में दे रखे हैं, तो तीनों की डिग्री ऐड की 200 डिग्री। हिंदी और मैथ की हमने डिग्री ऐड की 160 डिग्री। तो पूछ रहा है ये कितना एक्सीड कर रहा है इससे, तो ये से कितना एक्सीड कर रहा है 40 डिग्री एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो 40 डिग्री को अब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कहेंगे 40 डिग्री जो है ना वो टोटल कितने डिग्री में से है 360 डिग्री में से है। ठीक है, और आंसर में परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 11.11%। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने क्लासेस के अंदर ये पूरा करवाया हुआ है। चलिए दूसरा, सब्जेक्ट इन विच मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 22.2%। वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके 22% नंबर आए हैं। ठीक है, 22.2% है, मैं 22% लेकर चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 22% आए हैं। ठीक है, 22% मतलब टोटल आपके 100% में से रहेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज थी वो सब डिग्री में थी। ठीक है, यहाँ पे सर्कल में जो वैल्यूज थी ना वो हमारे पास किस में थी, डिग्री में थी। तो अब आपको वैल्यू डिग्री में फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब ये तो परसेंटेज में है 22%, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इनटू आप क्या कर दोगे 360। 36 टू 72, 7 कैरी हो जाएगा। 36 टू 72 प्लस 7 79, और नीचे ये था तो 79.2 डिग्री आ रहा है। तो 79 डिग्री हमारा सबसे करीब किसके है, साइंस। साइंस में कितना था 80 डिग्री, तो आप आंसर क्या मार्क कर दोगे, साइंस मार्क कर दोगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हमारे पास जो परसेंटेज में है मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज में 22% है, तो 22% टोटल कितने में से होते हैं 100% में से होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर 40 डिग्री लिखा था तो उसके नीचे उसका टोटल लिखा था 360 डिग्री, ऊपर आपने 22% लिखा उसके नीचे उसका टोटल कितना 100%। ठीक है, अब आंसर आपको डिग्री में निकालना चाहिए था, तो इनटू में क्या किया हमने 360 डिग्री, तो ये 79.2 डिग्री बन गया। तो ये सबसे जो नियर बाय है आपका वो किसके बन रहा है, साइंस के बन रहा है 80 डिग्री के। ठीक है, क्लियर। ठीक है, एक बात और बताना भूल गया था, कुछ बच्चे ना मैथ का स्पेशल कोर्स भी चाहते होते हैं भी ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं। अगर सिर्फ मैथ का कोर्स लेना हो तो आप एप्लीकेशन में ना सिर्फ क्वांट का कोर्स भी ले सकते हो। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको क्वांट सर्च करना है। ठीक है, क्वांट आप सर्च में डालोगे तो वहाँ पे आपके पास मैथ का कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ का कोर्स जो है वो 2500 में अवेलेबल है 1 साल के लिए। इसमें आप लोग कोड लगा सकते हो अमित 500। ठीक है, अमित 500 आप कोड लगा के 500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो, तो कोर्स आपको 1 साल के लिए सिर्फ 2000 रुपये में मिल जाएगा। चलिए
नेक्स्ट। अब ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मोहन इन्वेस्टेड सर्टेन सम इन 3 डिफरेंट स्कीम्स हैं, PQR स्कीम है, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया आपको, पहली स्कीम का 10 है, दूसरी का 12 है, तीसरी का 15 है, ठीक है। फिर टोटल इंटरेस्ट जो एक साल में मिला वो आपको बताया कि 3200 है। फिर बताया भी अमाउंट किसने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो PQ और R के पहले अमाउंट की हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनानी पड़ेगी, है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम R, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम R was 150% of the amount invested in scheme P। जितना स्कीम P में किया था उसका 150% है। अगर मैं कहता हूँ कि P में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, इसका 150%, तो R में कितना किया है, 150 किया है। R में कितना किया, 150। एंड 240% द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम Q, मतलब R ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो क्या है, 240% अमाउंट इन्वेस्ट की Q। R ने जो इन्वेस्टमेंट की है, R की जो इन्वेस्टमेंट है वो 240% है जो उसने किस में इन्वेस्टमेंट की है, Q में। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये Q वाली वैल्यू इधर जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी, 150 इंटू 100 डिवाइड बाय 240, ठीक है जी। 1 0 से 0 आप ये काटिए, 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 4 के टेबल में काटो 2 और ये 25, 25 इंटू 25 125 बटा 2। तो Q के पास जो वैल्यू है ना 125/2 आई, ठीक है। Q के पास कितना आ रहा है, 125/2। फ्रैक्शन में हमें अच्छा नहीं लगता, तो 2 को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो P के लिए यहाँ पे लिख दो 200, Q के लिए हो गया 125 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 300, ठीक है। तो ये होगी इन्होंने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ये तो वो वाला पार्ट हो गया। इसने 200 रुपये लगाए तो इसने 125 लगाए, तो इसने कितने लगाए, 300 लगाए, ठीक है। ये तो ये पार्ट हो गया। हमें जो ना इंटरेस्ट दे रखा था, देखो हमें टोटल इंटरेस्ट बता रखा था कि एक साल में 3200 मिलता है, ठीक है। अब इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें दे रखा है, भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना मिल रहा है। पहली इन्वेस्टमेंट P के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 200 का 10%, तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट 20 मिला होगा, यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 20 मिला होगा। दूसरे के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, 125 का 12% लिख लेते हैं, 125 का 12%, 25 5 जा 25 4 जा, 4 से काटा 3 तो 5 से कितना हो गया 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। 300 का 15%, 15 3 45, यहाँ से 45 मिला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट का पार्ट। टोटल इंटरेस्ट कर लो, 45 15 60 20 80, टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका हो गया 80। टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन था 3200 है, आप लिखोगे 80 रेशियो की वैल्यू 3200, 1 रेशियो 8 चौके 32, 40 1 रेशियो 40। हमें अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू में इन्वेस्टमेंट देख लो भी कितनी है, 125 रेशियो, 125 रेशियो 125 इंटू 40 कितना हो गया 5000, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5000। बताइए समझ पाए, ठीक है। दोबारा समझाते हैं, सारा स्ट्रक्चर अब हमारे सामने है, क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया है, आपको आधा समझ में आ गया है, आधा अब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखे थे, PQR में 10%, 12%, 15% मिलना है, साथ में टोटल इंटरेस्ट बता दिया था भी एक साल में कितना मिलना है, 3200 रुपये मिलना है। फिर आपको ये बताता भी किस पर्सन ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। जो हमारा R है उसने 150% इन्वेस्टमेंट किया था P का, मतलब P ने अगर 100 रुपये किया, R ने उसका 150% कितना किया, 150 किया, ठीक है। फिर आपको ये बता रखा था, देखो ऐसे चल रहा था ये, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम R was 150% ऑफ द इन्वेस्टेड इन स्कीम P का 150%, ठीक है। और अमाउंट इन्वेस्ट स्कीम R 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम Q, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी R की वो क्या है, 240% ऑफ Q है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाली 125/2, तो 125/2 यहाँ लिखा, 2 मल्टीप्लाई हुआ इधर, 2 मल्टीप्लाई हुआ इधर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें दे ही रखे थे, तो हमने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लिए, 200 का 10% 20, 125 का 12% निकाला 15, 300 का 15% निकाला कितना 45, तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास बन गया 80। ये टोटल इंटरेस्ट की रेशियो आ गई 80 रेशियो, ठीक है।
और टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 3200 था। 80 रेशियो की वैल्यू 3200, 1 रेशियो 40, 125 रेशियो में निकाले 5000, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे मेंसुरेशन पे। ठीक है, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन जाता है। ठीक है, हर चैप्टर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बनाओगे, दूसरा कंपाउंडर से बनाओगे, तीसरा सिंपल से बनाओगे, फिर उसके बाद मेंसुरेशन बनाओगे। सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ट्राई करके देख लो इसको। एरिया ऑफ सर्कल is equal to the area of a rectangle having perimeter of 50 centimeter and the length is more than breadth by 3 centimeter। देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 50 है। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए ना आप लोगों को। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिलाकर हमारे पास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिलाकर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। और उसमें कह रहे लेंथ इज मोर देन इट्स ब्रेड्थ बाय 3 सेंटीमीटर। लेंथ जो है ब्रेड्थ से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। लेंथ और ब्रेड्थ का टोटल 25 है। अब आपको इसको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड देखो हम कैसे करते हैं। लेंथ जो है ना वो ब्रेड्थ से 3 सेंटीमीटर बड़ी है, तो आप इसको 3 सेंटीमीटर पहले ही दे दो। जब लेंथ ब्रेड्थ से 3 सेंटीमीटर बड़ी है तो लेंथ को 3 सेंटीमीटर पहले दे दिया, उसको भी कुछ नहीं दिया, इसको भी कुछ नहीं दिया। अब बाकी जो बचेगा वो डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर। 25 में से ये 3 निकाल दो जो एक्स्ट्रा दे दिया, बचा कितना 22। 22 में से 11 इसको दे दो, 11 इसको दे दो, तो लेंथ हो गई 14, ब्रेड्थ कितनी हो गई 11। तो लेंथ और ब्रेड्थ की हमारे पास आ गई 14 और 11। लेंथ 14 है, ये कितनी है 11 है, इधर भी 14 और ये 11, तो ये टोटल पेरीमीटर मिलाकर 50 हो गया आपका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, 14 इंटू 11 हमारा एरिया हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हमारा एरिया हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का एरिया है वही सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया भी हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का हमें फॉर्मूला पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो बच्चा ने अगर पहले कभी मेंसुरेशन का मेरी क्लास लगाई होगी ना तो वो जानता होगा कि जब एरिया 154 होता है तो रेडियस सीधा 7 होता है। रेडियस 7 है, डायमीटर निकालता, डायमीटर उसका डबल 14 होगा। ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 से काटोगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर आपके पास 49 हुआ, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। रेडियस अगर 7 है, डायमीटर उसका डबल होगा, तो 7 का डबल कितना होता है 14, तो 14 हमारा आंसर है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे फॉर्मूलेज वगैरह जो है वो आपको याद होनी चाहिए। मेंसुरेशन में तो बिना फॉर्मूले के आप आगे बढ़ नहीं सकते, मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता था 50 सेंटीमीटर है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ प्लस ब्रेड कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसमें से 25 में से लेंथ कितनी है ब्रेड कितनी है वो देखना था। लेंथ जो है ना ब्रेड से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर 3 सेंटीमीटर ज्यादा है तो 3 सेंटीमीटर मैं उसको पहले ही दे देता हूँ। तो 25 में से 3 मैंने उसको पहले ही दे दिया, बचा कितना 22, 22। 22 को हमने इक्वल इक्वल डिवाइड कर लिया 11 और 11। ठीक है, तो 14 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, तो लेंथ 14 हो गई, ब्रेड कितनी होगी 11। एरिया निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, 14 इंटू 11 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया। जो रेक्टेंगल का एरिया है वही हमारा सर्कल का एरिया भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली 7, तो डायमीटर हमारे पास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए क्लियर हो सबको, यहाँ तक विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है जी, बनाओ, फिर इसको बनाओ। A cone has height half of 6.8 सेंटीमीटर। देखो वो कह रहा है कोन की हाइट बताइए, आपको बताने का तरीका देख लो क्या है उसका।
कोन की जो हाइट है ना 16.8 का हाफ मतलब 8.4, ठीक है। डायमीटर जो है बेस है 4.2, डायमीटर 4.2 तो रेडियस उसका आधा 2.1। दोनों बातें समझ में आई। कोन की जो हाइट है ना हाफ ऑफ 16.8 सेंटीमीटर, 16.8 का आधा कितना होता है 8.4। डायमीटर 4.2 है, रेडियस कितना हो गया 2.1। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्क्वायर। जब भी एक 3D फिगर दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट की जाती है तो उन दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। जब भी एक 3D फिगर को कन्वर्ट करके दूसरी 3D फिगर बनाया जाता है तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या होता है हमेशा इक्वल। तो सबसे पहले आपने इनका वॉल्यूम इक्वल लिखना है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर बनाया उसको, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई तो हम पहले ही काट देंगे, 3 से 3 भी हमने काट दिया, ठीक है। जो कट रहा है पहले वो तो कैंसिल कर ही दे ना, पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 काट दिया। आर पुट करो यहाँ पे, आर है 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच, एच कितना है 8.4 इज इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब, ठीक है। 4 से इसको काट दो, फिर से 2.1 आ गया। आर क्यूब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 है तो आर मतलब कितना होगा 2.1। तो आर हमने निकाल लिया, कितना आ गया 2.1 आ गया, समझे। 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 तो आर क्यूब की वैल्यू ये हो गई। तो आर हमारे पास कितना आ गया 2.1 आ गया, आर निकाल लिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमें 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1, 21/10 लिख लो, इंटू 21/10 लिख लो, ठीक है। 7 से काटो, देखो 7 के 21, ये कैंसिल हुआ। 63 इंटू 88, 88 इंटू 63 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 5544 और नीचे आपके पास 100 है तो 55.44 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88 को 63 से मल्टीप्लाई किया, 5544 आपके पास आ रहा है और नीचे हमारे पास 100 है तो नीचे हमारे पास पॉइंट लग जाएगा 55.44। हाँ जी, मुझे बताओ भी सब कुछ ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो थोड़ी सी ना नॉलेज आपको पहले से होनी जरूरी है इन वीडियोस के अंदर, ठीक है। मतलब ये बेसिक से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ी सी चैप्टर की आपको नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको चैप्टर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है फिर क्वेश्चन समझ में आना मुश्किल होगा, ठीक है। उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लासेस लगा रखी हैं तो वो इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग जो क्लासेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। नए बच्चे के लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना चंडीगढ़ जो क्लरिकल वाला पेपर था वो हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई हम नया पेपर हम लेकर आएंगे जिससे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो यहाँ पर आपको बेनिफिट फिर क्या होगा ना कि आपको ये पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको क्वेरीज करनी है, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के रिगार्डिंग पूछना चाहता है तो ये सारे नंबर्स हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। न्यू बैचेस हमारे सभी के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मोहाली में हमारा 29 जुलाई से मॉर्निंग का बैच स्टार्ट होता है सुबह 7 से 9 का। 29 जुलाई से मॉर्निंग 7 to 9 का बैच है। तो जो भी अगर वर्किंग पीपल हैं कुछ भी आना चाहते हैं इसमें तो वो आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।